दिखाने के लिए सुबह 5 मिनट इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अदरवाइज इनको पता है मोदी जी ने जब देना है तभी देना है। डिमांड जेन्युइन है, लेकिन ये इट्स फॉर मीडिया, बिकॉज व्हेन द हाउस स्टार्ट्स यू विल सी कोई भी ऐसी चीज जिससे आवाज आपकी लेजिटिमेटली दिल्ली तक पहुंच सकती है वो नहीं किया जाता है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। आज आपको बता दें कि जिस तरह से ये तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज के साथ ही पीडीपी के कुछ एमएलए भी इसमें शामिल थे और आज काफी हंगामा देखने को मिला, चूंकि आज बजट सेशन का दूसरा दिन था। दूसरे दिन जैसे ही असेंबली के बाहर तमाम ये एमएलए इकट्ठा हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खास तौर से हाथों में प्लाकार्ड लेकर के 2-3 मुद्दों को बहुत ही संजीदगी से यहां पर उठाया और मुजाहरा किया। इसमें एक तो मांग यह थी कि स्टेटहुड की बहाली हो। दूसरा कि एक और जो फैसला लिया गया था 19 अगस्त को, यानी सीधा इशारा जो है उसका 2019 में जो फैसला लिया गया था वो इशारा था कि आर्टिकल 370, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जुबान पर आर्टिकल 370 का जिक्र आमतौर से लाते नहीं, लेकिन उनका इशारा वही था। पीडीपी इसको लगे मुखर है, लेकिन अहम बात यह है कि इन सब मुद्दों पर एक और मुद्दा जो अभी हाल के दिनों में खासतौर से उत्तराखंड में या हिमाचल प्रदेश में या हरियाणा में कश्मीरी जो शॉल बेचने वाले हैं उनके साथ कुछ हाथापाई की गई या उन्हें मारा पीटा गया, उस मुद्दे को भी उछाला गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि दरअसल इनसे गलती हुई थी। एलजी के अभिभाषण में उनकी तकरीर में कुछ मिसिंग था, जिसकी वजह कर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए यह मुजाहरा किया है। यह सुनील शर्मा जी ने भी कहा है और यही बात वहीदुर्रहमान पर्रा ने भी कहा है। आज इसे पर चर्चा करेंगे, क्या ये महज दिखावा है, ये वाकई स्टेटहुड आज भी एक अहम मुद्दा है तमाम सियासी जमातों के लिए। दिखाने के लिए सुबह 5 मिनट इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है। अदरवाइज इनको पता है मोदी जी ने जब देना है तभी देना है। डिमांड जेन्युइन है, लेकिन ये इट्स फॉर मीडिया, बिकॉज व्हेन द हाउस स्टार्ट्स यू विल सी कोई भी ऐसी चीज जिससे आवाज आपकी लेजिटिमेटली दिल्ली तक पहुंच सकती है वो नहीं किया जाता है। तो बेशक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पीडीपी के भी एमएलए, खासतौर से मैं आगा मुंतजिर का जिक्र करना चाहूंगा, वो इनके साथ प्रोटेस्ट में दिख रहे थे। लेकिन वहीदुर्रहमान पर्रा ने क्या कहा है वो आपने सुन लिया और सुनील शर्मा ने भी कहा है। तो कुल मिलाकर जो एक दिन पहले हमने इस पर चर्चा की थी कि ये असेंबली सेशन जो शुरू हो चुका है, बजट सेशन असेंबली में, ये काफी हंगामेदार होगा, तो वो हंगामे की एक नजर आज तो दिखी गई। अब इसे बातचीत करना चाहते हैं कि क्या वाकई ये मुद्दा वाकई ये अहम है और जो विपक्ष हमलावर इस बात को लेकर के है कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, यानी कि ये जो एलजी की ब्रीफिंग होती है आमतौर से माना जाता है कि सरकार का ही जो किया गया है वो उसका उल्लेख होता है, उसलियाबियों का, और आगे का रोड मैप होता है। तो उस तकरीर में से ये स्टेटहुड का मुद्दा गायब क्यों था, वहां से मिस होना और फिर उसके बाद चर्चा में आ जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जावेद हसन बेग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए, वो हमारे साथ होंगे कुछ देर में। विक्रम मल्होत्रा स्पोक्स पर्सन बीजेपी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद तजम्मुल स्पोक्स पर्सन पीडीपी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल। और कार्तिक चोपड़ा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा मल्होत्रा जी। मैं ये जानना चाहता हूं कि सुनील शर्मा जी ने ये जो बयान दिया है उसका मतलब क्या है, और आज जो कुछ हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने जितने जोरदार तरीके से आज स्टेटहुड के मुद्दे पर ये अपना प्रदर्शन जो है किया, क्या इससे कहीं ना कहीं उनकी कोशिश ये थी कि अवाम को भी अपने जो है रायशुमारी के साथ जोड़ लिया जाए और विपक्ष पर भी एक हमला किया जाए? विक्रम जी आपको अनम्यूट करना होगा खुद को। जी बोलिए। आ रही। जी मेरा सवाल ये था विक्रम जी कि जो एनसी के एमएलए ने आज जो जोरदार प्रदर्शन किया है, क्या ये प्रदर्शन इसलिए था, जैसा सुनील शर्मा जी ने कहा कि ये सिर्फ मीडिया के लिए था, पीडीपी ने भी कहा कि ये मीडिया के लिए था, लेकिन क्या ये प्रदर्शन इसलिए था कि इस मुद्दे से कहीं ना कहीं उनको पता है कि आवाम का एक कनेक्ट बनता है, और साथ ही है जो पार्टियां इस मुद्दे को नहीं उठा रही हैं
या इस मुद्दे को उठाकर के वो जो है कोई प्रोटेस्ट या आंदोलन नहीं कर रही है, उन पर भी हमला साधा जाए और आवाम की भी जो है खैरख्वाही ले ली जाए? जो लोग लेजिस्लेटिव प्रोसेस को समझते हैं साहब में, वो ये समझते हैं कि जो गवर्नर्स एड्रेस होता है वो एक तरह से सरकार की जो प्लान है, जिस तरह सरकार की अचीवमेंट रही है, उसी पे गवर्नर साहब हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर वो बोलते हैं, और जो सरकार की प्रायोरिटीज होती है उस पर बात होती है। तो जब गवर्नर्स एड्रेस में कहीं भी स्टेटहुड का जिक्र नहीं था, और ये बात जब नोटिस हुई और अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए आज आनंद फानंद में कुछ एमएलए सुबह असेंबली के बाहर इकट्ठा होकर ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत सीरियस है स्टेटहुड की डिमांड को लेकर, उनको हमारा कोर इशू हम जानते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट किसी पार्लियामेंट वहां जा रहे हैं, इनके मंत्री वहां केंद्र के मंत्रियों से मिलते हैं, गृह मंत्री से अभी हाल फिलहाल में सीएम साहब मिलकर आए हैं, तो उनके पास बहुत सारे मौके हैं ये इश्यूज वहां उठाने के लिए, पर केवल और केवल राजनीति करने के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना नासमझ चीज समझते हैं कि हम इनको ये एक छोटा प्रदर्शन करके उन्हें बता देंगे, तो असली मुद्दे जो है, जो सरकार का फेलियर है उससे नजर आता है। स्टेटहुड जो है वो केंद्र सरकार का की डोमेन में है, केंद्र सरकार वचनबद्ध है उसको देने को, और सही समय वो जरूर देंगे, और थिएटिक्स के लिए पॉलिटिक्स करना, सिर्फ एक इंप्रेशन जमाने की कोशिश करना, वो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, तजम्मुल आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी जी, तजम्मुल जी हमारे साथ लगता है कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं, बहरहाल अभी कुछ देर में हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे। तो सही तजम्मुल, मेरा आपसे सवाल ये होगा, पीडीपी का क्या मतलब इस बार स्टैंड है? वहीदुर रहमान पर्रा आपके एक कुछ एमएलएस, जब मैंने कहा आगा मुंतजिर, वो तो एनसी के एमएलएस के साथ प्लकार्ड हाथ में थामे नजर आए प्रोटेस्ट करते हुए भी। वहीद पर्रा फिर ये भी कहते हैं कि ये जो कुछ मुजाहरा है ये सिर्फ मीडिया के लिए है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जब आप आज के इस प्रदर्शन की बात करते हैं असेंबली के ऐवान के बाहर, तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो बहुत पहले कुछ करना चाहिए था वो काफी देर कर दी उन्होंने, क्योंकि इनके एक पार्लियामेंट मेंबर जो हैं उन्होंने कई बार उनको दावत भी दी कि आओ सब जो है जंतर मंतर पे जाएं, और 370 के वजूद की लड़ाई जो आप लोगों ने इक्तदार में आकर इलेक्शन जीतने के बाद खत्म कर दी या खुद सुपुर्दगी कर दी, सरेंडर कर दिया दिल्ली के सामने। ऐसा लग रहा था कि शायद आज का ये जो असेंबली के ऐवान के बाहर जो आप एहतजाज कर रहे हैं, पहले गवर्नर के खुतबे में तो यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह कोई जिक्र तक नहीं किया गया कि इसका स्टेटहुड का ताल्लुक जो है जम्मू कश्मीर के आने वाले वक्त में क्या इक्तिसादियात और बाकी मामला पर किस तरह हावी रहेगा, या कोई फैसला इस तरह से है या नहीं है। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान एहतजाज कर रहे हैं, वो भी असेंबली सीटों के बाहर रहकर। दरअसल यकीनन आम लोगों से जब हम बात करते हैं तो ये जो पेशकश थी ये अंदर करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था। जब आपने पहले दिन ऐवान के अंदर, मुझे याद है मैं खुद जब इस तरह की कवरेज में जाते थे, गवर्नर के खुतबे के दौरान शोर शराबा होता था, स्टेटहुड की मांग की जा सकती थी, 370-35 से की मांग की जा सकती थी, मुल्क के इंतजाम के वक्त जो आपके रिश्ते को उस्तवार और बेहतर करने के लिए जमानतें गारंटीज दी गई थी उस पर बातचीत की जा सकती थी। लेकिन उसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो सीढ़ियों का इस्तेमाल किया और ऐवान के बाहर एहतजाज किया, उसकी मुझे लगता है कि लाज रखना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन जो इसमें सीरियसनेस होना चाहिए था और जो इंतखाबी मंशूर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370-35 की दिफा, और ये असेंबली जो बनी थी यकीनन 370 और 35 की दिफा के लिए थी। तामीर और तरक्की में गवर्नर साहब या बाकी कमिश्नर साहिबान जो हैं वो मुझे लगता है कि काम करते हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन इस असेंबली का जो यकीनन जो जम्मू कश्मीर की असेंबली में ये थोड़ी सी डिफरेंट थी जो 2018 से पहले वाली असेंबली थी। भले ही जम्मू कश्मीर में इस असेंबली के अंदर हम देख पाते कि 370 जो अवामी वादे हैं, अवाम ने नुमाइंदे असेंबली तक भेजे। बदकिस्मती से उमर अब्दुल्ला साहब ने बाद में कहा अब 10 की मुहिम शुरू करें। जनाबों को जब आपने ताज पहनाया, असेंबली तक पहुंचाया, आपकी रुकनियत को मुस्तकिल किया असेंबली के लिए, उसके बाद भी आप दस्तखती मुहिम करेंगे तो क्या वापस पब्लिक के पास जाएंगे? आपको तो पब्लिक ने एतमाद दिया, लेकिन जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस को 35 से 370 और जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी को लेकर जो मसाइल थे वो अभी तक असेंबली में नजर नहीं आए। यकीनन मीडिया के लिए एक बड़ी अच्छी तशहीर हुई, खबर अच्छी हुई, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस सदक दिली के साथ, नियत नीति के साथ
ये काम करना चाहिए था, उसके आसार फुटप्रिंट्स तक अभी नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि सीढ़ियों पर बैठकर हिज़्ब इख्तिलाफ अगर बैठता और 370 मांगता तो ठीक था। ये तो हिज़्ब इक़्तिदार है, इनके पास कुर्सियां हैं, इनके पास ट्रेजरी बेंच है, इनको अंदर जाके गवर्नर से, स्पीकर साहब से, स्पीकर भी इनका लीडर ऑफ अपोजिशन वहां बैठे हुए हैं, उनसे कम से कम कहते कि दिल्ली वालों तक ये मैसेज पहुंच जाता। यकीनन जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं आज के इस एहतजाज को देखने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस एहतजाज में शायद तबदीली लाने की जरूरत है असेंबली के अंदर, और जो स्टेटहुड और बाकी चीजों का आपने वादा किया था उसको पूरा करना होगा। मैं आपके पास आता हूँ जावेद साहब, अगर आप जरा सा मुझे इजाजत दें तो मैं चाह रहा हूँ कि चूंकि सारा हमला जो कहने के नेशनल कॉन्फ्रेंस पर ही हो रहा है, तो मैं एक हमारे और पैनलिस्ट है उनसे छोटा सा रिएक्शन लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा ताकि आप सबका जवाब दे पाएं। हमारे साथ कार्तिक चोपड़ा मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। कार्तिक जी, मैं छोटा सा आपका फर्स्ट रिएक्शन चाहता हूं। आज जो कुछ हुआ, कल बजट भाषण था, यानी अभिभाषण था एलजी का, आज उसके बाद जो आपने देखा असेंबली में, सुनील शर्मा कह रहे हैं कि ये महज दिखावा है मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए। आप एज ए एनालिस्ट कैसे इसको देखते हैं? देखिए, जाहिर है कि ये पब्लिक के चुने हुए नुमाइंदे हैं, तो इनको अगर बात रखनी है तो ज्यादा बेहतर होता है कि असेंबली के अंदर रखते हैं इसको। जैसे और पैनलिस्ट ने अभी कहा, स्पीकर भी इनका है, ये असेंबली के अंदर रखते हैं और इसके ऊपर अपना ये जो इनका ये डिमांड है ये फिर रखते असेंबली के अंदर। बाहर रखने का तो मतलब ही नहीं बनता ना। जो पार्टी जिसके पास स्ट्रेंथ नहीं है असेंबली के अंदर, वही जाके रोड पे प्रदर्शन करती है या वही जाके असेंबली के बाहर प्रदर्शन करती है। इनको अगर जो करना था, इनको तो असेंबली के अंदर ही करना था। अब इससे ज्यादा आम नागरिक होने के नाते मैं और क्या कह सकता हूँ। जी ठीक है, ओके। अब मैं आता हूँ हसन साहब आपके पास। चूंकि ये मुद्दा जो है काफी अहम है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई इतनी सिंसियर थी तो ये गवर्नर साहब के खुतबे में ये मुद्दा गायब क्यों था, और आज सीढ़ियों पर प्लाकार्ड लेके एनसी के एमएलए नजर आए? जावेद हसन साहब। मेरी अपने पैनलिस्ट की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं जी। इनमें से कुछ पैनलिस्ट ने मशवरा दिया है, कुछ ने हमारी नीयत पे ही फैसला कर लिया है कि हमारी नीयत ही में खोट है। मुझे मेरे पास तो कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि मैं ये बताऊं कि इन लोगों की नीयत क्या है। सिर्फ मैं ये कहूंगा कि 2-3 नुकात पे मैं रोशनी डालना चाहता हूं। अभी मेरे असेंबली में बात करनी है, इसलिए मुनासिब नहीं है कि मैं वो बातें यहाँ कह दूं जो मुझे असेंबली में कहनी चाहिए। पहले तजम्मुल साहब की खिदमत में अर्ज करता हूं कि लफ्ज दिफा वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां कोई चीज आपकी अपनी हो या आपकी हो। जो चीज आपसे छिन चुकी हो, वापस ली जा चुकी हो और उस पर मरकज ने कानून साजी करके उसका स्टेटस भी बदल दिया हो, उसका स्टेचर भी बदल दिया हो, उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया हो, तो वहां जो आपने लफ्ज दिफा इस्तेमाल किया है, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आप किस दुनिया में रहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि ये असेंबली मेंबर उस चीज का दिफा करे जो ऑलरेडी दिल्ली ले गया है। दिफा करने की तो बात ही नहीं है। यहाँ बात ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या जम्मू कश्मीर असेंबली के पास ये इख्तियार है कि वो 370 को बहाल करे? पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की इस असेंबली के पास ये इख्तियार है कि ये गवर्नमेंट और ये असेंबली मिलके जम्मू कश्मीर का ये जो स्टेट का स्टेचर है वो बहाल करे, स्टेटस जो है वो बहाल करे? तो चूंकि मेरे अंदाजे में ये ना कानून जानते हैं, अभी सियासत में ये जर्नलिज्म में रहे होंगे, लेकिन अभी सियासत का इनको ये तजुर्बा नहीं है कि इनको ये मालूम हो कि ये सारी चीजें इस वक्त एक यूनियन टेरिटरी की वजह से हमारे पास नहीं है। ये इख्तियारात हमारी इस असेंबली के पास और इस गवर्नमेंट के पास टोटल इख्तियार ये है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से रेजोल्यूशन बनाकर उनको भेज सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर इस पे बात की जा सकती है। पार्लियामेंट के बाहर और इस पार्लियामेंट असेंबली के बाहर जितने भी फोरम्स हैं, उन सब फोरम्स को, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज का हो, एनजीओज का हो, सिविल सोसाइटी का हो, बाय एंड लार्ज जम्मू कश्मीर सारे लोगों को मिलके इसके लिए एक जिदोजहद करनी हो। लेकिन जावेद साहब मैं
ये सवाल मैं आपसे मुझे करना चाहता अगर हूं। आप बात करने देंगे मुझे पूरी तो ठीक है, अगर नहीं करने देंगे तो यू प्लीज कंटिन्यू विद योर प्रोग्राम। मैं इसलिए यहाँ नहीं बैठा हूं कि मैं बात का जवाब भी ना दे सकूं। मैं सिर्फ उतना ही टाइम चाहता हूं जितना आपने मुझे दिया है। उसके बाद आप मुझे डिस्कनेक्ट कर आप ही के लिए तो है कि मेरा मैं सवाल सिर्फ ये है कि आज जो सीढ़ियों पर मुजाहरा हुआ इससे क्या हासिल होगा? सुन ले मेरी बात जी। जब ये गवर्नमेंट बनी सबसे पहले कैबिनेट ने फैसला किया कि आप स्टेटहुड का दर्जा बहाल करें। कैबिनेट के उस फैसले को लेकर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिले और उनकी खिदमत में वो पेश कर दिया निहायत इज्जत और एहतराम के साथ। ठीक है। जिस तरह दो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता होना चाहिए, उसी तरह यहाँ के इंस्टीट्यूशन ने उस बड़े इंस्टीट्यूशन के सामने यहाँ के इंस्टीट्यूशन का फैसला रख दिया। हम जहां तक हमारी गवर्नमेंट का ताल्लुक है, हम ना गाली गलोच और ना बद इखलाकी और ना कोई ऐसा गैर सियासी तरीका इस्तेमाल करेंगे कि जो हमारे पास इस वक्त थोड़ा बहुत ये स्पेस है ये भी खत्म हो जाए। और मैं आपको उसकी जिंदा मिसालें दूंगा। मुनासिब तो नहीं है कि ये लोग उस वहां पर मुझे ले जाएं कि यहां बाद में इनको दिफा करने का मौका भी ना मिले। तो पहली बात ये है। उसके बाद जब असेंबली का पहला सेशन लगा तो मैं इनको रिमाइंड करता हूं 3 दिन तक उस असेंबली सेशन में सिर्फ 1 सेकंड के लिए वो असेंबली सेशन नहीं चल सका क्योंकि हमने पहला रेजोल्यूशन जो असेंबली में पास किया वो जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का था। वो असेंबली के अंदर हुआ और उसको भी हमने एक रंगत देकर, एक शेप देकर जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुंचा दिया। उसके बाद 2 पिछले जो गवर्नर साहब के एड्रेस रहे हैं उन दोनों एड्रेसेस में हमने उसकी डिमांड जो की है वो हमने आगे पहुंचाई है। इस गवर्नर एड्रेस में वो मिसिंग इस वजह से है कि बहुत सारे मामलों में पेशरफ्त हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दरपर्दा होती हैं और जिसमें आपको एक विजिबल तो क्या इसे मैं आपको कोट करूं? मैं आपको कोट करूं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन, something good is going to happen very soon. Should I quote you? होता है ये, अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर देखते हैं कौन से हमारे पास प्लेटफॉर्म से। लेकिन हम पीडीपी के और ये जो बीजेपी के, ठीक है, ओके जावेद साहब, मैंने आपको काफी वक्त दिया। मशवरे पर नहीं। अब देखिए जो हमारे जैसे मेहमान, बिल्कुल सही, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, वी आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल टू देम एंड वी आर डूइंग व्हाट वी आर सपोज्ड। तो क्या जावेद हसन सीनियर लीडर एमएलए एनसी वो ये अनाउंस करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है आप, और इसीलिए वो एलजी के खुतबे से वो पॉइंट मिसिंग था? मैं आपको ये कहता हूं कि हम बहुत पुरुमीद हैं कि अगर हालात ऐसे रहे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप जरूर देखेंगे कि इस सिमत में एक जरूर पेशरफ्त होगी। ये जो लोग ये चाहते हैं कि मरकज के और जो मरकज देखें, हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। हमारी रिलेशनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ है। दिस इज अ वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आई से द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कतई तौर कोई लड़ाई झगड़े, बद इखलाकी, बदतमीजी का आंसर नहीं है। ये इंस्टीट्यूशनल वर्किंग रिलेशनशिप है। म्यूचुअल ट्रस्ट की बुनियाद पर हम इसको बिल्ड करना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ इसलिए नहीं है कि हमने पीडीपी को या बीजेपी की प्रॉक्सीज को हमने यहाँ ओबलाइज करना है। वील डू पॉलिटिक्स द मैनर इन विच वी फाइंड इट फिट टू डू इट। ओके जावेद साहब, मैं आप मुझे इजाजत देना चाहेंगे? मैं रद्द-ए-अमल ले लूं इस पर अपने मेहमानों का? ले भी आप। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं मल्होत्रा जी आपके पास आना चाहता हूं। आप पर भी निशाना साधा गया बीजेपी या उसकी प्रॉक्सी, तो मैं चाहता हूं कि आप ये कुछ बताएं इस पर कि जो जावेद साहब कह रहे हैं, जावेद हसन बेग साहब, उस पर आप कितना मुत्तफिक हैं? देखिए, जावेद हसन बेग साहब बड़े सीनियर नेता हैं, बिल्कुल, मैंने भी कहा, और एमएलए भी रहे हैं बहुत दफा। और जो ये कहते हैं वो बिल्कुल, अगर ये कह रहे हैं कि इनको उम्मीद है, ये पुरुमीद है कि जल्द ही कुछ अच्छा होने वाला है, वही बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आई है कि अगर हालात ठीक रहेंगे, अगर जम्मू कश्मीर के हालात ठीक रहेंगे तो जम्मू कश्मीर को वचनबद्ध है कि यहाँ स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर किया जाएगा। पर जो इनकी निगेशन अपनी ही बात की, जब ये कहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है जिसपे ये स्टेटहुड की बात बार बार कह चुके हैं, चाहे वो पहला सेशन हो असेंबली का या उसके बाद भी,
तो फिर आज क्या एकदम से जरूरत महसूस होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि उसको एजिटेशनल मोड में आना पड़ा, और अभी पहले दिन असेंबली के सेशन के उनको स्टेट ड्यूटी डिमांड सीडीओ में बैठ के करनी पड़ी, जबकि नहीं तो आप विक्रम जी आप भी कह चुके हैं अभी के काफी सीनियर लीडर, हो सकता है कि जावेद साहब को ये बात पता हो, बाकी जो सीनियर लीडर नहीं उनको पता नहीं होगा, वो सीढ़ियों पर थे। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक पॉलिटिकल जमात है, वो एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल जमात है, तो वो किसी न किसी के कहने पे वो एमएलए वहां बैठे होंगे, वो खुद से तो बैठ नहीं जाएंगे। जावेद साहब, लीडरशिप की उनकी जावेद साहब मैं आपसे इसका जवाब लूंगा कि पहले रद्द-ए-अमल ले लूं तजम्मुल साहब का। तजम्मुल साहब, बहुत सारी चीजें आपको मुझे लगता है सुनने को मिली हैं और शायद आप चाहते होंगे इस पर जवाब देना, जावेद साहब को रद्द-ए-अमल देना चाहते होंगे एनसी के एमएलए को, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जावेद साहब ने जिस अंदाज से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुक्ता नजर रखा और दिफाई असेंबली से ये बिल्कुल कहते हैं कि इत्तेफाक नहीं करते हैं। ये असेंबली जो है ये 370-35A के खात्मे के बाद, मनसूखी के बाद बनी थी, और उर्दू की किसी भी डिक्शनरी में आपको किसी भी जहरियत के साथ पेश नहीं होना है। मैंने दिफाई असेंबली इसलिए कहा था, 370-35A की दिफा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वो 370-35 से वापस लाएंगे। अब रहने दीजिए, उस टॉपिक में हम ना जाएं। जब इन्होंने अपना कैबिनेट में पहला रेजोल्यूशन लाया अपना तो उसमें कहा कि स्पेशल स्टेटस की हमने बात की। खैर, ये जुमलेबाजी जो है ये दिल्ली भी समझता है, कश्मीरी भी समझता है, पहाड़ी भी समझता है, गुरेजी भी समझता है, ये सब लोग समझते हैं। उसके बाद गवर्नर के खुतबे के दौरान जो ही ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब असेंबली की तशरीफ लाने वाले थे, अगर ये उस वक्त सीढ़ियों पर होते, उसके बाद अंदर जाते बड़े अदब एहतराम के साथ, तो हम कहते नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा जो जंतर मंतर का फार्मूला इनको आगा से रूला साहब ने बोला था, आओ सब मिलकर एहतजाज करें, उसकी कहीं से जमहूरियत की तर्ज अमल में खूबसूरती में ये चीजें। अच्छा, उसको रहने दीजिए ना। मुझे लगता है तजम्मुल साहब, जब जावेद साहब अब ये इशारा दे रहे हैं कि बहुत जल्द बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, शायद इसीलिए वो उस खुतबे में वो मिसिंग था, तो क्या इस पे आप यकीन कर रहे हैं? इससे आपको इत्मीनान हो रहा है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370-35A की वापसी के लिए इलेक्शन लड़ा था, बिजली ट्रांसफार्मर रोड के लिए नहीं, वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। लेकिन जब ये असेंबली तक पहुंचे, जब इन्हें हुकूमत वगैरह संभाली, उसके बाद 370 और 35 से जैसे हजफ करते हैं असेंबली में, एक्सपांड जैसे करते हैं, वैसे ही कुछ और स्पेशल स्टेटस की लैंग्वेज को चेंज किया। और उसके बाद जब आज के वक्त में बेग साहब कहते हैं कि आपने तो अपना नजरिया बनाया हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं कर सकती है, या जो नियत होती है वो अल्लाह ताला जानता है इसके अंदर क्या है। ठीक है, कार्तिक जी आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि जावेद साहब कुछ बता रहे हैं, कुछ अभी नहीं भी बता रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी असेंबली गोइंग ऑन है। तो क्या लग रहा है, मतलब एनसी एक तरफ सीढ़ियों पर भी प्रोटेस्ट कर रही है और एनसी के सीनियर लीडर और एमएलए वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द अच्छा कुछ होने वाला है, इसलिए वो खुतबे से वो चीज गायब थी। तो इज इट गुड फॉर अस ऑल? देखिए, हम तो अच्छे दिन की उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छे दिन आएंगे और स्टेटहुड वापस आएगा और कुछ और जो राइट्स हैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों को वो वापस फिर मिलेगा। तो इसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना अलग अलग अंदाज से अपने एजेंडे को बयान करते हैं, कभी असेंबली के अंदर, कभी असेंबली के बाहर। तो ये तो इन्हीं के ऊपर है ये कैसे पेश करना चाहे। हम तो बस उम्मीद करेंगे कि स्टेटहुड आ ही जाए वापस। ठीक है जावेद साहब, अब सवाल एक घूम फिर के वही आ जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि खुतबे में इसलिए वो नहीं था चूंकि बहुत सारे डेवलपमेंट्स है, कुछ अच्छा होने वाला है। आपके ऐसा कहने से हमारे जो नाजरीन है खासतौर से जम्मू कश्मीर के, उनके अंदर एक आपने उम्मीद जगा दी है। फिर भी ये सवाल है कि फिर क्या जरूरत है सीढ़ियों पर प्रोटेस्ट करने की? क्या वो वाकई मीडिया को दिखाने के लिए था, जैसा सुनील शर्मा जी कह रहे हैं या जैसा वहीद रहमान परा कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मेरी बात पर आप एतबार करें। मैं जब कोई बात करता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि उम्र के जिस मुकाम पर मैं हूं, मैं झूठ ना बोलूं और रियाकारी से काम ना लूं। बिल्कुल, मैं एक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करता हूं और मैं यहाँ इसलिए नहीं हूं कि मैं सियासत के लिए अपना ईमान गंवा बैठूं। कल हम एमएलए जो थे, हमने आपस में, हमारी एमएलए की एक कल मीटिंग थी। हमने ये कहा कि जो हमारी एक तो असेंबली के अंदर शायद इन लोगों ने आज असेंबली की प्रोसीडिंग्स नहीं देखी है। आज इस असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के बगैर जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स ने बात की, चाहे वो पीडीपी के थे, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आजाद उम्मीदवार थे, तकरीबन सभी ने आर्टिकल 370 पर
और स्टेटहुड पर बात की है। अब हर एमएलए के अपना एक टाइम होता है, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड इश्यूज होते हैं, तो सब ने इसको इस पर एक फोकस रखा। हमने कल ये बात की कि ये बात अपनी जगह है कि बहुत कई मरतबा पिछले 18 महीने में कई मरतबा हमें ऐसा लगा कि, और इवन जर्नलिस्ट, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको भी कई बार ऐसा लगा होगा कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ पेशरफ्त होने वाली है, और फिर होते होते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हमारी बदकिस्मती रही है। दिस इज ए कर्स्ड स्टेट, हमारी जम्मू और कश्मीर बदनसीब सी धरती है। अगर ऑपरेशन सिंदूर ना हुआ होता, पाकिस्तान से वो ब्लंडर ना हुआ होता, तो शायद जम्मू कश्मीर की आज सूरत हाल दूसरी होती। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं कि जहां एक तरफ हमारे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, जो उन्होंने कमिटमेंट्स की हैं वो अपनी इंटीग्रिटी के लिए, जो उनकी अपनी कमिटमेंट्स है अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो अपनी उन कमिटमेंट्स को पूरा करके जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करेंगे। और ये रियासत का दर्जा बहाल होना फर्स्ट स्टेप होगा जम्मू कश्मीर की तरफ, जो एक रियल हीलिंग अप्रोच मरकज को अपनानी चाहिए। उस सिलसिले में ये पहला होगा। देखें, ये जो इस वक्त मरकज में हुकूमत है, चाहे ये हुकूमत हो, चाहे आने वाले वक्त में कोई हुकूमत हो, जम्मू कश्मीर में आज एक हुकूमत है, कल दूसरी हुकूमत हो सकती है। जो हम आज इसको एक लफ्ज कहते हैं उर्दू में, उसको कहते हैं मकाफाते अमल। जो आज ये सारे बीजेपी वाले या पीडीपी के जो ये यहाँ स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, जो बातें ये इस वक्त करते हैं, 4 साल के बाद कहीं इनको इन्हीं बातों पर पछताना ना पड़े। क्योंकि ये सियासत ऐसी चीज है कि जब कोई इसमें नाकाम होता है, वो इसलिए नाकाम नहीं होता कि वो कोशिश नहीं करता, वो इसलिए नाकाम होता है कि वो अपने लिए इतनी मुश्किलात पैदा करता है कि जब वो लोगों को बाद में फेस करता है, वो फेस नहीं कर पाता। हम इंतहाई दुश्वार रास्ते पे सफर कर रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि जो हमें पर्दे के पीछे से सिग्नल्स दिए जाते हैं, उसमें सियासत ना हो, उसमें सच्चाई हो। अगर उसमें सच्चाई हुई तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम भी सुरखरू होंगे, आप भी सुरखरू होंगे। चलिए, अगर मैं जावेद साहब की बात आप सब लोग सुन रहे हैं, इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर एक इशारा है, और अनकरीब अगर ये इशारा जो है वो सच में और हकीकत में तब्दील होता है, तो नो डाउट ये जावेद साहब की सीनियरिटी में एक और जो है चांद लग जाएगा। इसी खुश और अच्छी नोट के साथ मैं इस बातचीत को यहाँ पर खत्म करता हूँ। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे हमारे साथ, आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ, जो कि लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।